हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको याद है, मैंने लास्ट टाइम स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 10 सॉल्व कराया था। आज मैं आप सभी के लिए स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 11 लेकर आया हूं और उसके 25 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, क्या उसका सही आंसर है, इस पे बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जीके क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये पार्ट है, उत्तर प्रदेश का जनरल जनरल साइंस है ये। सो मित्रों, ये देखिए आपके बोर्ड पर और स्क्रीन पर इस समय हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फेयर आर ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ द फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश। देखिए भाई, सबसे ज्यादा अगर हम मेलों की बात करें, सबसे ज्यादा मेले जो हैं वो कहाँ लगते हैं? अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे ज्यादा जो मेले हैं मित्रों, आपके सामने जैसा कि ऑप्शन दिख रहा है, आगरा है, मथुरा है, चित्रकूट है या वाराणसी है। सो सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो अगर हम बात करें, यस, वृंदावन मथुरा क्षेत्र है। सो चित्रकूट ये आपका, हाँ, मथुरा होना चाहिए। आगरा, चित्रकूट, वाराणसी नहीं है। सो आइए मित्रों, इसको देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है। यस, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। मथुरा ही सबसे जो है क्या है, इसका ये करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं वृंदावन क्षेत्र, मतलब अर्थात मथुरा क्षेत्र, जो मथुरा का क्षेत्र है बच्चों, जो मथुरा का क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक सर्वाधिक मेले मेले लगते हैं। सर्वाधिक मेले लगते हैं। सर्वाधिक मेले अगर कहाँ लगते हैं, सो आप क्या बताएंगे? मथुरा का क्षेत्र, मथुरा का क्षेत्र। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए बच्चों, कभी अगर चर्म उद्योग के लिए फेमस कुछ पूछा जाए, चमड़े का उद्योग, चर्म उद्योग पूछा जाए, तो आप आगरा लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पठारी या पहाड़ी क्षेत्र पूछा जाए, पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों की चर्चा की जाए, तो आप चित्रकूट कर सकते हो, चित्रकूट। रेशम की साड़ियों की बात करें, रेशम साड़ियों की बात करें, या जैसे अगर कभी आ जाए संस्कृति नगरी किसे कहते हैं, सांस्कृतिक नगरी किसे कहते हैं, ऐसे ये, या ये कह दें भारत में सबसे पुराना शहर, लगभग 4000 ईस्वी पुराना शहर अगर कहें, तो आप बनारस को कह सकते हो। सो ये सब चीजें तब या इस चीजों के लिए प्रसिद्ध है। सो फिलहाल जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? मथुरा। जो भी हमारे विद्यार्थी मथुरा के साथ जा रहे हैं या जो मथुरा बता रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। मथुरा क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है मित्रों। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए, आजादी की बात करें या हम ये कह दें कि हमारा भारत देश जो है, भारत तो 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी क्रमानुसार अगर हम बात करते हैं हमारे भारत देश में, हम क्या देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो निर्माण वर्ष है, उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करते हैं, उत्तर प्रदेश का जो निर्माण वर्ष है वो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी। ये उत्तर प्रदेश का निर्माण वर्ष हुआ है, ऐसे करके ये उत्तर प्रदेश का क्या है? निर्माण वर्ष है। अब हम क्या देखते हैं कि राज्य पहले हैं, प्रथम प्रथम विधान सभा अध्यक्ष
पुरुषोत्तम दास टंडन है। कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। किसे कहेंगे हम? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। जो भी विद्यार्थी हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ में जा रहे हैं, आई थिंक उनका बिल्कुल क्या है, यस बिल्कुल करेक्ट है, पुरुषोत्तम दास टंडन ही करेक्ट आंसर है। बच्चे हमारा अगला क्वेश्चन है, Where was the नवाब वाजिद अली शाह was deported? नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून, मद्रास, लाहौर या कलकत्ता? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसमें? कोलकाता हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं अवधी समाज की। अगर मैं कहूं लखनऊ के अंतिम नवाब स्वर्गीय श्री वाजिद अली शाह हैं। लखनऊ के जो नवाब हैं वो वाजिद अली शाह हैं, और इन्हीं के नाम पे लखनऊ का प्राणी उद्यान भी है। लखनऊ प्राणी उद्यान भी है। बेगम हजरत महल इनकी बेगम थी, और इनका जो निर्वासन था, निर्वासित मतलब है इन्हें कहाँ लास्ट में डिपोर्ट किया गया, तो निर्वासित जगह जो थी वो क्या थी? कलकत्ता या कोलकाता आप कह सकते हैं। वो क्या था? कोलकाता। उस समय बंगाल के मुसलमान वहाँ हुआ करते थे, जैसे मीर कासिम और तमाम लोग। सो उस समय का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है नवाब वाजिद अली शाह का निर्वासित, वो क्या था? कोलकाता है। कोलकाता का क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बाय हुम वाज द फाउंडेशन ऑफ द सरकी डायनेस्टी इन द जौनपुर लेड? जौनपुर में सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई? इब्राहिम खान, मलिक सरवार, मलिक कपूर या महमूद खान? जौनपुर में सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई है? इब्राहिम खान के द्वारा, या मलिक सरवर के द्वारा, या मलिक कपूर के द्वारा, या महमूद खान के द्वारा? तो अगर हम बात करें हमारे करेक्ट आंसर की, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मलिक सरवर। अब हम पहले ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जौनपुर को बसाया किसने था, या जौनपुर को किसने स्थापित किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जौनपुर के बारे में मित्रों, तो हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि जौनपुर की स्थापना, जौनपुर की अगर स्थापना की हम बात करें, तो जौनपुर की स्थापना किसने करवाई थी? आपने याद होगा आप लोगों को नाम, फिरोज शाह तुगलक। किसका नाम था? फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जूना खान या जौना खान की याद में, जूना खान या जौना खान, ये कौन थे? ये थे इनके बड़े भाई, और इन्हीं की याद में क्या स्थापित किया गया था? जौनपुर स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन अब यहीं पर एक वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था सरकी वंश। क्या नाम था? सरकी। तो सरकी वंश को स्थापित कराने वाले या कौन प्रमुख व्यक्ति थे? तो वो थे कौन? मलिक सरवर। मलिक सरवर जो थे वो सरकी वंश को स्थापित करने वाले उस समय के प्रमुख व्यक्ति थे। सो मलिक सरवर जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। जो भी विद्यार्थी या जिन बच्चों ने हमारे मलिक सरवर की बात कही है या जिन्होंने मलिक सरवर को कहा है, वो सभी क्या है? बिल्कुल करेक्ट हैं। वो सभी क्या है? बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, Which city of the Uttar Pradesh has created the World Guinness World Record lighting of 15 lakh diyas? यूपी के किस शहर में 15 लाख दिए जलाने का विश्व गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? भाई हमें आज भी याद है 22 जनवरी, भगवान राम की मूर्ति की स्थापना दिवस, और लोगों ने दिवाली मनाई थी उस समय भी, और अभी भी जब हम दिवाली मनाते हैं तो क्या देखते हैं कि सरयू के तट पे आज भी इतने दिए जलाए जाते हैं कि उनकी संख्या आज भी गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड होने वाली है।
तो अगर मैं कहूँ यूपी के किस शहर में 15 लाख दिए जलाने का विश्व का गिनीज रिकॉर्ड कायम हुआ है? सो 15 लाख दिए जले हैं सरयू तट पे। कहाँ जले हैं? सरयू तट पर। सरयू तट पर 15 लाख दिए जो हैं वो जले हैं। और ये जो 15 लाख दिए जले हैं वो कहाँ जले हैं? ये जले हैं अयोध्या में। सरयू कहाँ है भैया? अयोध्या में है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या। जो भी हमारे विद्यार्थी अयोध्या के साथ में जा रहे हैं, अयोध्या क्या है? वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अयोध्या क्या है मित्रों? बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन यूपी? यूपी में कुल कितने रामसर साइट हैं? मित्रों अगर हम बात करते हैं रामसर साइट की, सो रामसर साइट उत्तर प्रदेश की जो संख्या है वो 10 है। कितनी है? 10 है। टोटल संख्याओं की बात करें तो लगभग जो है 67 है। ठीक है। आप देखते हैं बच्चों, मुझे याद है फरवरी के दिवस में एक दिवस हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या कहते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको हिंदी में कहा जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस। सो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये हम लोग कब मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं 2 फैब को। और यही जो क्षेत्र है जहाँ पे जल इकट्ठा हो जाए और वहाँ विभिन्न प्रकार की पशु पक्षी और जीव विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे अगर हम कह दें जहाँ पे जैव विविधताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है। जैव विविधताएं जहाँ पाई जाती हैं उन क्षेत्रों को ही रामसर में रखा जाता है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी 10 है। बी का जो 10वां है, मतलब ऑप्शन नंबर बी का जो 10 है, टोटल 10 यूपी में हमारे रामसर साइट्स हैं जो आज भी क्या है, काफी हद तक क्या है, पॉपुलर है। काफी हद तक क्या है, इनकी प्रसिद्धि आज भी है। ठीक है। सो यूपी में कितने रामसर साइट्स हैं मित्रों? सो 10। 10 का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जैसा कि जो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है, When was the Taj Mahal inscribed on the UNESCO World Heritage List? ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है 1981 में, 1972 में, 1973 में या 1983 में। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मित्रों अगर हम बात करें ताजमहल को, ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की विरासत सूची में जब जोड़ा गया तो वो समय था जब हमारे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, माने 1983 में। याद रखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया जब जीतता है पहली बार 1983 में, उसी समय से ताजमहल को भी विश्व विरासत की सूची में जगह दी गई। विरासत सूची यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में क्या हुआ, इनको जगह दी गई। सो ये आंसर नंबर 1983 वाला जो है वो बिल्कुल सही है। जो भी विद्यार्थी हमारे 1983 ऑप्शन का आंसर दे दिए हैं या जिन्होंने बताया है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। जो भी विद्यार्थी हमारे 1983 के साथ जा रहे हैं या जिन्होंने 1983 बताया है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं 1980 या 1980 के समय, इस समय एग्जिम बैंक आया था बच्चों। एग्जिम बैंक आया था। अगर कभी पूछा जाए हिस्ट्री में तो एग्जिम बैंक आप बताना है। 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट आए हुए थे। 1973 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1973 को। और उसी दौरान हमें याद है अभी भी हर साल हम लोग क्या करते हैं, 5 जून का दिवस जो है एज अ इन्वायरमेंट डे या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रूप में इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। तो ये दिवस आज भी मनाया जाता है, ये पॉपुलर है। और 1983 को ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक जगह दी गई है, एक सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अब जैसा कि अभी क्वेश्चन हमने इसको देखा था, मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाएंगे। हु वॉज द लास्ट नवाब ऑफ द अवध? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? बेगम हजरत महल थी, नवाब वाजिद अली शाह थे, नवाब शादत अली साहब थे या मोहम्मद अली शाह थे? सो कौन थे लास्ट? अभी जैसा कि मैंने बताया नवाब वाजिद अली शाह थे बच्चे। कौन थे? याद रखिएगा, अगर मैं कहूं लखनऊ, लखनऊ जिसे हम कहते हैं अवध, अवध के
अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। नवाब वाजिद अली शाह थे लखनऊ के अंतिम नवाब। लखनऊ के अंतिम नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह, ये अंतिम नवाब हैं। याद रखिएगा, इन्हीं का अभी फिर मैंने आपको बताना है कि इनका निर्वासन कहाँ हुआ था, ये कहाँ निर्वासित हुए थे। इनका निर्वासन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इनको याद करने के लिए आज भी हमारे लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है। इनके ही द्वारा हिंदू धर्म को भी आगे बढ़ाने की बात भी कही थी। इन्होंने ही अलीगंज में स्थित जो है हनुमान जी का मंदिर जो है स्थापित किया, जो आज भी क्या है, प्रसिद्ध है पूरे अवध क्षेत्र में। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप सभी को अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आप सभी जो है इसको समझ पा रहे हैं, इसको क्लियर कर पा रहे हैं। ओके मित्रों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिफर टू आगरा बाय द इट्स मॉडर्न नेम? आगरा को इसके आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एल्ब्रूनी, प्टोलेमी, सेलुकस, मेगास्थनीज। अगर हम कहें आगरा को आगरा जैसी संज्ञा देने वाले, आधुनिक संदर्भित करने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो प्रोफेसर टॉलमी थे। वो कौन थे? प्रोफेसर टॉलमी थे। याद रखेंगे आप, इसमें नाम क्या देंगे? प्रोफेसर टॉलमी, PTOLEMY। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? इनको हम लोग बोलेंगे प्रोफेसर टॉलमी। याद रखिए, अगर हम आगरा की बात करें बच्चों, आगरा की बात करें, आगरा 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया था, है ना। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा को बसाया गया था। एक पॉइंट तो ये है, सबसे प्रमुख पॉइंट है। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट पे अगर हम कहें तो 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई या बनवाई थी। आगरा जो राजधानी थी वो कब थी? 1506 में। बसाई कब गई ये? और किसको आधुनिकता से समर्पित किया गया? टॉलमी। क्या नाम था? प्रोफेसर टॉलमी आप कह सकते हो। वैसे ये जो ज्योग्राफी में एज अ फादर के तौर पे रहे हैं, इन्होंने काफी कार्य भी किए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? टॉलमी एकदम करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है मित्रों, यहाँ तक का स्टेप, यहाँ तक की बातें आपको एकदम क्लियर होंगी, यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस वर्ष संयुक्त प्रांत को राजधानी के रूप में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? आइए देखें, अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की इस तरीके से, उत्तर प्रदेश, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो इलाहाबाद आधुनिक नाम प्रयागराज। इलाहाबाद से लखनऊ जो ट्रांसफर हुई है, लखनऊ जो राजधानी ट्रांसफर हुई है वो 1921 के समय में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। जबकि अगर हम बात करते हैं मित्रों आगरा की, अगर हम बात करें, आगरा भी 1858 में आगरा रही है। 1858 के बाद में ये राजधानी पहुंच गई कहाँ पे? आप देखते हैं इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद से ये राजधानी कहाँ पहुंच गई? लखनऊ। आज अभी वर्तमान अगर हम कहें तो वर्तमान राजधानी भी
क्या है, लखनऊ है, और 24 जनवरी 1950 से ये आधिकारिक हो गई है। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या है, 1921 है। जो भी मित्र या जो भी बंधु हमारे 1921 के साथ में जा रहे हैं, या जो बच्चे 921 का आंसर दे रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं समझ पा रहा हूँ जो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मित्रों अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शगुन अग्रवाल ने मिसेज वॉशिंगटन 2022 का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की, देखिए उत्तर प्रदेश की किस जिले की हैं शगुन अग्रवाल, जिन्होंने मिसेज वॉशिंगटन 2022 का खिताब जीता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। लखनऊ की हैं शगुन अग्रवाल जी, वाराणसी की हैं शगुन अग्रवाल जी, मेरठ की हैं शगुन अग्रवाल जी, या फिर कानपुर की हैं शगुन अग्रवाल जी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरठ है। मेरठ की हैं शगुन अग्रवाल जी। कहाँ की हैं ये शगुन जी, मेरठ की हैं, मेरठ की, और क्या नाम है, शगुन अग्रवाल जी हैं मेरठ की। और ये जो मेरठ की हैं शगुन अग्रवाल जी, इन्हें जो है मिसेज वॉशिंगटन का, मिसेज वॉशिंगटन का अवार्ड मिला है 2022 में। किसे मिला है, 2022 में मिला है। सो कहाँ से बिलोंग करती हैं, मेरठ। ये मेरठ वही रीजन है जहाँ लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के सामान या खेल के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय ध्यानचंद खेल स्टेडियम भी बनाया गया है, जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन स्टार्टेड ऑफ द वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड स्कीम बेस्ड ऑन द ODOP स्कीम। निम्नलिखित में किस राज्य ने ODOP योजना पर, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पर आधारित एक जिला एक वेटलैंड योजना शुरू करने की बात कही है। ऑप्शन है केरला है, पश्चिम केरला है, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, केरल है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, या उत्तर प्रदेश है। ऐसा कौन सा वो राज्य है जिसने ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के एवज में एक जिला एक वेटलैंड शुरू करने की बात कही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा गुजरात। अभी गुजरात सरकार ने ये बात कही है, याद रखिएगा। किसने कही है ये बात, अभी गुजरात गवर्नमेंट ने बात कही है, गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात गवर्नमेंट ने ये बात कही है ODOP वाली व्यवस्था पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद को बनाए रखने के लिए अभी जो बात कही गई है वो बात कही है किसने, वो बात कही है गुजरात गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक विल बी बिल्ट इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पहला ग्लास स्काई वॉक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है। आपके ऑप्शन है, लखनऊ में बनाया गया है, वाराणसी में बनाया गया है, चित्रकूट में बनाया गया है, या ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। ग्लास स्काई वॉक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है, क्या करेक्ट आंसर है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, लखनऊ, वाराणसी, चित्रकूट, या फिर ग्रेटर नोएडा। क्या इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, चित्रकूट है। क्या है, चित्रकूट में। अभी चित्रकूट में ग्लास स्काई वॉक की स्थापना की गई है। क्या जिला है, चित्रकूट। चित्रकूट में ही ये व्यवस्था जो है स्काई वॉक उत्तर प्रदेश को बनाने की घोषणा कही गई है या बात की गई है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट के साथ गए थे, उन सभी का आंसर क्या था, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल सही था। बच्चों अब हमारे अगले क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उत्तर प्रदेश द जेफरी बेगम विल बी ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंशियल गोल्डन हार्ट अवार्ड इन बाय व्हिच यूनिवर्सिटी। आपको बताना है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जाफरी बेगम को किस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रेसिडेंशियल गोल्डन हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल गोल्डन हार्ट के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी को से सम्मानित किया गया है जाफरी बेगम को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया है जाफरी बेगम को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया है जाफरी बेगम को, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया गया है। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है, आप सबको बताना है कि जाफरी बेगम को किस विश्वविद्यालय के द्वारा
प्रेसिडेंशियल गोल्डन हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अभी जाफरी बेगम को क्या किया गया है? इन्हें सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जो भी हमारे विद्यार्थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसका आंसर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज उन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत उसमें नहीं है। अभी अगला प्रश्न अब आप हमारे सामने है, आप सबके समक्ष आप देख पा रहे हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन द ओपन एंड हाई सिक्योरिटी जेल? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एंड हाई सिक्योरिटी जेल खोलने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 7 में, जहां हम पढ़ते हैं केंद्र का विषय, राज्य का विषय और समवर्ती सूची, तो 3 प्रकार के विषय में मिलते हैं। उसी तरीके से जो जेल का विषय है वो राज्य सूची का विषय होता है। राज्य सूची में जेल के विषयों को प्रावधान किया गया है या बताया गया है। अब इस विषय में हम ये बात भी देख पाते हैं क्या कि राज्य के पास अधिकार होते हैं जेल की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, जेल की सुरक्षा को चौक चौबंदी व्यवस्था को देने के लिए। तो यहाँ ये आपसे पूछा गया है कि जेल में हाई सिक्योरिटी और ओपन और हाई सिक्योरिटी ऐसी खोलने की व्यवस्था किस सरकार के द्वारा की गई है? जैसा कि हमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। 4 ऑप्शन है, एक उत्तर प्रदेश सरकार है, एक तेलंगाना सरकार है, एक आंध्र प्रदेश सरकार है या दिल्ली सरकार है। तो किस गवर्नमेंट ने अभी ओपन एंड हाई सिक्योरिटी जेल खोलने की घोषणा की है? जो कि आप सख्ती के साथ समझ ही पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं और उनके निर्णयों के अनुरूप ही ओपन और हाई सिक्योरिटी जेल को खोलने की या ओपन करने की व्यवस्था जो है हमारे प्रदेश में की जा रही है। सो क्या है इसका करेक्ट? ओपन एंड हाई सिक्योरिटी जेल, जिसमें बहुत ज्यादा चाक चौबसी होगी और व्यवस्थाएं जो हैं बहुत ही सख्त होंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की मित्रों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है। वो क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द मेडिकल डिवाइस पार्क विल बी इस्टेब्लिश? उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? देखिए, अब क्वेश्चन है मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क एस्टैब्लिश्ड, मेडिकल डिवाइस पार्क कहां और कैसे इन जगहों पर इस्टेब्लिश की जाएगी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। जीबीटी नगर, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, लखनऊ है या गोरखपुर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीबी नगर। आप इसको जीबी नगर या गौतम बुद्ध नगर बोलेंगे, मतलब आप इसको ग्रेटर नोएडा या फिर नोएडा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नोएडा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए है, गौतम बुद्ध नगर है। तो नोएडा जो है वो क्या है? वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके। अब हम बात करते हैं मित्रों हमारे अगले प्रश्न का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गंगा जल प्रोजेक्ट इज बीइंग स्टार्टेड? उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा जल परियोजना शुरू की गई है? वैसे अगर हम बात करते हैं गंगा जल परियोजना की, तो ये जो परियोजनाएं हैं वो हमारे पश्चिमी यूपी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्रों में मिलती हैं। और पश्चिमी अगर हम बात करें तो कोई ऑप्शन में हमारे दिख रहा है कि लखनऊ है, लखनऊ मध्य का है, कानपुर हो सकता है, वाराणसी नहीं हो सकता, और ग्रेटर नोएडा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्रेटर नोएडा है, या हम इसको आप गौतम बुद्ध नगर मेरठ के क्षेत्र भी कह सकते हो। फिलहाल इसे हम कहना चाहें तो इसे हम लोग गौतम बुद्ध नगर या ये कहते हैं ये मेरठ क्षेत्रों में अभी गंगा जल परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सो जो परियोजना शुरू की गई है वो गंगा जल परियोजना है, वो एकदम सही है। सो ग्रेटर नोएडा है
स्पेशली जो है ये मेरठ के पास का क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश का, पश्चिम है, वेस्टर्न पार्ट है, ये वहीं का करेक्ट आंसर है मित्रों। सो करेक्ट आंसर फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की मित्रों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन विच डेट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द टेक्निकल डे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को तकनीकी दिवस या टेक्निकल डे के तौर पे मनाया जाता है, या टेक्निकल डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, या बात कही है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि चारों में डेट कॉमन है बट मंथ अलग अलग है। पहला है 11 जून, सेकंड है 11 मई, थर्ड है 11 जुलाई एंड फोर्थ है 11 अगस्त। तो करेक्ट आंसर क्या है मित्रों, अगर हम बात करें तो 11 मई है। सरकार ने किस तिथि को तकनीकी दिवस के रूप में मनाने की बात कही है, सो क्या है, 11 मई है। 11 मई को सरकार ने तकनीकी दिवस के तौर पे मनाने की घोषणा की है, या मनाने की बात कही है, ये 11 मई। सो जो भी विद्यार्थी हमारे 11 मई की साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 11 जुलाई को बात करें तो ये तो आपका जनसंख्या या जनगणना का होता है, जिसमें हम लोग जनसंख्या भी काउंट करते हैं। क्या करते हैं, जनसंख्या की गिनती होती है, वो ही दिवस है 11 जुलाई को। 11 जून ऐसा कोई मुझे दिवस अभी नहीं याद है, और ना ही 11 अगस्त को भी याद है बच्चों। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हमें मिला है वो हमारा सही आंसर है 11 मई। तो 11 मई जो है ये इसका जो दिवस है 11 मई, उत्तर सरकार ने इसके लिए आग्रह किया है, इसके लिए बात कही है, इसे हम तकनीकी दिवस के तौर पे मनाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश के किस विभाग को मातृभूमि योजना शुरू की है, किस विभाग ने मातृभूमि योजना की शुरुआत की है। देखिए, मातृभूमि योजना प्रारंभ करने वाला विभाग अगर मैं कहूं करने वाला जो विभाग है वो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। वो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है मित्रों, अगर मैं कहूं इसके जो इस समय मंत्री हैं वो मैं कहूं श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, माफ कीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं इसके प्रमुख रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं इसके प्रमुखता को देखते हैं, ये ऐसे। सो ये सही वाक्य क्या है, पंचायती राज व्यवस्था इसका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ये ऐसे पंचायती राज व्यवस्था जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस विभाग ने मातृभूमि योजना शुरू की है, तो इसका करेक्ट आंसर है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था ने मातृभूमि योजना को प्रारंभ किया है या इसकी शुरुआत की है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एस्टैब्लिश। उत्तर प्रदेश ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है वो किस जिले में स्थापित किया गया है, किस जिले में स्थापित किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मथुरा है, आगरा है, कानपुर है, गोरखपुर है। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, मथुरा है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है करेक्ट आंसर, मथुरा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, मथुरा है जहां पे पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। ये ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, मथुरा है। जो भी विद्यार्थी हमारे मथुरा के साथ में जा रहे हैं या जिन्होंने इसका मथुरा आंसर दिया है, जो मथुरा कह रहे हैं, उन सभी का क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच मैथड इज नॉट यूज द एस्टिमेटिंग ऑफ द नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। आइए मित्रों हम समझने का प्रयास करें कि क्या है राष्ट्रीय आय। अगर हम इस तरीके से एक मैपिंग करके थोड़ा सा आपको समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, चीजें भी थोड़ी सी क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये एक इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, ऐसा मानना है आपको ये है। सो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी देश के एक फाइनेंशियल ईयर में, हम बात करते हैं किसी देश के एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उस उनकी उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, उन मॉनेटरी वैल्यू को ही हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। अच्छा, अब एक और बात देखेंगे, नेशनल इनकम को बताने के या इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास में 3 वे हैं। क्या हैं? 3 वे हैं। वो कौन कौन से वे हैं? आप उनको सिंपल सा याद कर पाओगे। जैसे आप इसको याद कर लो, PIE, पाई करके आप याद कर पाओगे। जैसे प्राइस प्राइस मेथड, प्राइस मेथड, मूल्य मांग, मूल्य व्यवस्था कह सकते हो। जैसे कह सकते हैं हम लोग इनकम मेथड, और ये कह सकते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। ये इस तरह से हम इसको 3 प्रमुख बातों से ऐसे, सो ये 3 तरीके होते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं बात बताऊं, मैट्रिक्स का जो टर्म है वो इसमें नहीं होता है कहीं पे। मतलब मैट्रिक्स देयर इज नो मेथड टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। तो मैट्रिक्स कोई मेथड नहीं होता है जिससे हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर पाएंगे, बल्कि ये तीनों जो ऊपर के मेथड दिख रहे हैं ये आपके इनकम को फाइंड करने के लिए मेथड्स बने हैं, लेकिन ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं या जिन्होंने डी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल क्या है? सही है। मैट्रिक्स मेथड नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है? वुलर झील, चिल्का झील, डल झील और पुलकित झील। देखिए अगर हम बात करते हैं लैगून झील की, लैगून लेक जो है, फर्स्ट लैगून लेक जो है हमारे यहाँ या है, उसको हम कहेंगे चिल्का। जैसा कि आप देखते हैं इस तरीके से भारत का क्षेत्र, और यहाँ पे आपको याद है ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील है, जो एक खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। सो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों? चिल्का झील। जो भी बच्चे हमारे चिल्का झील के साथ में गए हैं या जिन्होंने किया वो बिल्कुल सही है। अच्छा बच्चों अगर वुलर झील बात करें, ये ताजे पानी की झील है जो कि जम्मू और कश्मीर में है। डल झील की बात करें तो ये भी जम्मू और कश्मीर में है। पुलकित की बात करें तो ये AP आंध्र प्रदेश के रीजन के पास में करता है पुलकित झील। ऐसे, ठीक, ऐसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं मित्रों। इनको भी याद रखने का आप प्रयास करिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप याद रख पाएंगे तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है द अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए बच्चों आपके सामने अगर मैं कहूं, आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और अकाल तख्त को किसने बनवाया था? अगर मैं कहूं अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोबिंद जी ने, हरगोबिंद साहब ने करवाया था। हरगोबिंद साहब ने करवाया था। सो गुरु हरगोबिंद जी जो हैं वो क्या है? वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। सो गुरु हरगोबिंद जो है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अकाल तख्त के लिए बात करते हैं गुरु हरगोबिंद। गुरु नानक जी जो थे ये सबसे अंतिम में रहे हैं।
अंतिम में रहे। गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु थे, और मुझे अभी भी याद है, ये आप लोगों को मैंने बताया भी था पहले एक बार, कि औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, किसके लिए? टैक्स के वसूली करने के लिए। गुरु रामदास ये प्रारंभिक अवस्था में रहे हैं, पहले गुरु थे जो काफी हद तक ये पॉपुलर रहे हैं। सो अकाल तख्त के बारे में बात करेंगे, कभी भी याद रखिएगा, अकाल तख्त के निर्माण के लिए तो क्या नाम देंगे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो है अकाल तख्त के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर याद रखें, भूलेंगे नहीं, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद अकाल तख्त के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो है अकाल तख्त के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, गुरु हरगोविंद। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल सही है मित्रों। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी हमारे विद्यार्थी, जो भी हमारे भाई जा रहे हैं, जो भी हमारे बंधु जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। अब बच्चे हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमारा जो 24 क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 24 क्वेश्चन कहता है, इन इकोनॉमिक्स ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्स और ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है। सो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं सोशलिस्ट। क्या कहते हैं? सोशलिस्ट। आइए हम थोड़ी सी बात समझते हैं मित्रों। देखिए, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, सिंपल, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, कभी भी आ जाए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सो हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज। अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है और धन से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा करते हैं, तो ये अर्थशास्त्र है। अब इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स में जो हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी की मेनली जो है 3 कैटेगरीज होती हैं। कितनी होती हैं? 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। एक एक को हम कहते हैं बच्चे कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी। एक को हम कहते हैं सोशल इकोनॉमी, क्या कहते हैं? सोशल इकोनॉमी। और एक को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। सो ये 3 टाइप की इकोनॉमी होती है बच्चे, इकोनॉमी होती है 3 टाइप की। एक होती है सोशल, एक होती है मिक्स्ड, एक होती है हमारी ये। अब देखिए, अगर कोई ऐसा सेक्टर है, कोई ऐसा क्षेत्र है, पर्टिकुलर रीजन, जहां पे अगर हम चर्चा करें, जहां पे हम बताएं कि वहां प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है गवर्नमेंट कंपेरिजन गवर्नमेंट सेक्टर, क्या कहें कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है और गवर्नमेंट सेक्टर कम है, सो ऐसे में वो हो जाता है हमारा कैपिटल इकोनॉमी, और सारा कुछ प्राइवेट तंत्रों के ही हाथ में रहता है। सोशल इकोनॉमी में जहां गवर्नमेंट ज्यादा है, प्राइवेट कम है, और पूरा सेक्टर कहाँ रहता है? गवर्नमेंट के ही हाथों में रहता है। अच्छा, कोई ऐसा क्षेत्र जहां प्राइवेट भी हो प्लस गवर्नमेंट भी हो, दोनों बराबर हो, लेकिन मोर जो वैल्यूएबल पावर हो वो गवर्नमेंट के पास में हो, सो ऐसे में होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो बड़ा एग्जांपल है वो क्या है? हमारा इंडिया है। हम इंडियंस जो बिलीव करते हैं, हम इंडियन जो काम करते हैं, वो किस सेक्शन में काम करते हैं? हम पब्लिक पार्ट क्या करते हैं? ऐसे हम लोग काम करते हैं पब्लिक प्राइवेट, प्राइवेट, और इन दोनों की पार्टनरशिप करते हैं, और पार्टनरशिप से हम क्या करते हैं? इसको अच्छे से टास्क को पूरा कर पाते हैं। सो फिलहाल सोशल, आई थिंक आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे क्या है सोशल, क्या है, एक कैपिटल क्या है, और हमारा एक ये लास्ट था मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, तो तीनों आप समझ गए हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं आज के सेशन का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल एनिस्टी डे इज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में किस तारीख को राष्ट्रीय एनिसेट दिवस मनाया जाता है? मित्रों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय एनिसेट दिवस कब मनाया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 जुलाई, 6 जुलाई, 18 जुलाई और 26 जुलाई। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है? मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 2 जुलाई जो है। याद रखिए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय एनिसेट डे, एनिसेट दिवस क्या मनाते हैं? 2 जुलाई। आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ जुलाई के दिवस के बारे में एक बार बता देता हूं, ताकि आप उन्हें जो है याद भी कर लेंगे। डे एंड दिवस, अगर हम बात करते हैं डे एंड दिवस
ऑफ जुलाई। तो जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन पे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं और उनको एक बार आप अच्छे से देख भी लेंगे और आपको ये याद भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसा कि बात करते हैं हम लोग 1 जुलाई। अब 1 जुलाई को होता है जीएसटी डे। क्या जीएसटी डे होता है? 1 जुलाई को एसबीआई का इस्टेब्लिशमेंट डे भी होता है। 1 जुलाई को आपने कभी पढ़ा होगा डॉक्टर डे, डॉक्टर्स डे भी होता है। तो ये सारे दिवस जो हैं हमारे 1 जुलाई को मिलते हैं। कब मिलते हैं बच्चे? 1 जुलाई को ये हमारे दिवस मिलते हैं। एक पॉइंट। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 जुलाई, जैसे हम बात करते हैं 6 जुलाई, तो 6 जुलाई को होता है जूनोसिस डे। जूनोसिस डे मतलब ये कह सकते हैं जंगली जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारियों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो हमारा कहलाता है जूनोसिस डे। क्या कहलाता है? जूनोसिस डे। सो 6 जुलाई को जाता है जूनोसिस डे। ऐसे ही अगर बच्चे हम बात करें 11 जुलाई को, 11 जुलाई को हमारा होता है पॉपुलेशन डे। क्या हो जाता है बच्चे? पॉपुलेशन डे। ये 11 जुलाई को क्या होता है? पॉपुलेशन डे होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में खुदा न खास्ता कभी पूछे तो आप इसको बता सकें, ठीक है। उम्मीद है आप बता पाएंगे। ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं 26 जुलाई को, तो ये कारगिल दिवस होता है। कारगिल डे या कारगिल दिवस मनाते हैं, कारगिल डे। 26 जुलाई 1999 को था कारगिल डे। ऐसे ही बच्चे अगर हम बात करते हैं 29 जुलाई को मिला देते हैं तो टाइगर डे या बाघ दिवस भी कहते हैं। टाइगर डे भी होता है। क्या होता है? टाइगर डे भी होता है। सो ये इस तरह के कुछ दिवस हैं जो कभी कभी एग्जाम में कभी कभी जगहों पर ये पूछे जाते हैं। तो ये वो सारे दिवस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे दिवस हैं जो समय समय पे अलग अलग श्रेणियों में आपसे पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है मित्रों आज का जो सेशन है वो आपको आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन के लगभग सभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पूरे क्वेश्चन के साथ में हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा है। मुझे उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और उसमें कोई डाउट नहीं होगा, चीजें अच्छे से क्लियर थी। हमने एक क्वेश्चन के सारे किए। ओके, तब तक के लिए अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं और हम आगे आपसे फिर से मिलेंगे स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 12 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।